हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को पेपर 6 सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस पीजी के लिए आज आप लोग को पेपर जो 6 है उसका हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हम सिर्फ आप लोग को एक टैब्स बता देंगे कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा और उसी लेसन से आएगा। क्वेश्चन में किसी प्रकार का बदलाव करे तो आप समझ जाइएगा इस लेसन से प्रश्न आया है और ये कह रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी अब अच्छे तरह से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट को सिर्फ शॉर्ट शब्दों में जानते हैं क्वेश्चन इस तरह से रहता है। ठीक है, लेकिन उसका एक जो वाक्य होता है नहीं पता रहने के कारण वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं और उनका छूट जाता है। हम इससे पहले पेपर 5 का वीडियो अपलोड किए थे क्वेश्चन का। आज हम पेपर 6 का, क्योंकि एग्जाम आप लोग को 26 तारीख से स्टार्ट है। प्रिय स्टूडेंट, क्या आप लोग का एग्जाम है जो हजारीबाग वाले हैं, ठीक है, जिनका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लीड कर रहा है, उसका पीजी सेमेस्टर 2 का एग्जाम है वो 26 तारीख से, 26 का है, 28 का है, 1 का है और आप लोग को 5 तारीख का एग्जाम है। इसलिए आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सरल शब्दों में बताते हुए आप लोग को प्रश्न के साथ सरल जो प्रश्न रहेगा उसको सरल शब्दों में डिफाइन करते जाएंगे, ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो 2 नंबर का प्रश्न आता है, जिस हम क्वेश्चन बताए ना, उसी क्वेश्चन से 2 नंबर का भी प्रश्न उठा के पूछ देगा, तो आप लोग को लिखना होगा। हम नहीं चाहते कि आप लोग किसी नंबर का एकदम किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, जो 2 नंबर का भी क्वेश्चन होगा इसी के अंदर से होगा। ठीक है, क्या इसी के अंदर से होगा और आप लोग काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पेपर 5 का भी देख सकते हैं, पेपर 5 का भी क्वेश्चन हमने अपलोड किया था। ठीक है, और इसलिए अपलोड करके और आप लोग बहुत जल्द अब वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब प्रत्येक दिन मिलेगा, प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो मिलेगा और बहुत लेसन हम पढ़ा चुके हैं। कुछ कुछ लेसन बचा हुआ है जिस चैप्टर का, वहाँ हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे लेसन हम आप लोग को, हमको लगता है कि 8 से 10 लेसन हम बता चुके हैं। पेपर 5 रहे या 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, सबसे कुछ कुछ लेसन को हम बता चुके हैं, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और जो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप लोग को जो बनेगा पेपर 6 में, इसमें बोलेगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास का मूल्यांकन करें। क्या बोलेगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के विकास का मूल्यांकन करें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होता है, अपने देश किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। ठीक है, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, जैसे छोटे शब्दों में बोल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका देश भारत है, ये भारत है। मान लीजिए ये आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। जब हम भारत इसके साथ संबंध स्थापित करता है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय, जब भारत इंग्लैंड के साथ संबंध स्थापित करता है, समन्वय करता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय, या इंग्लैंड फिर भारत के साथ संबंध स्थापित करता है, क्या फिर इंग्लैंड या भारत के साथ संबंध स्थापित करता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और इसका विकास का मूल्यांकन करें तो बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुका था। सिर्फ हम बोल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास जो हुआ था वो अमेरिका के, जो अमेरिका है ना, उनके विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुका था। कब? प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले। क्या? तो प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रिय स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन किया गया था, प्रारंभ हो चुका था, परंतु इसका कोई व्यवस्थित रूप ना था। अध्ययन तो हुआ था, विकास तो हुआ था, लेकिन इसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज्यादा प्राचीन नहीं है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास, तो इतिहास ज्यादा प्राचीन नहीं है, बल्कि यह विषय 20वीं शताब्दी की उपज है। किस लिए? क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं, क्योंकि इसका एक व्यवस्थित रूप नहीं रहने की वजह से ये ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, बल्कि यह 20वीं शताब्दी की उपज है। क्या? ये 20वीं शताब्दी की उपज है। और बात करें तो स्पष्ट रूप से देखें, तो स्पष्ट रूप से हम देखें ना, तो इसमें वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वुडरो विल्सन थे, बहुत
वुड्रो विल्सन ने 1919 में स्थापना की और इसका इतिहास प्रारंभ हुआ क्या? तो वेल्स विश्वविद्यालय में वुड्रो विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना क्या 1919 में किया और इतिहास यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, इतिहास यहाँ से प्रारंभ होता है और बोल सकते हैं इनकी 4 भागों बांटा जाता है। क्या? ये 4 भागों में इसका विकास का अध्ययन बांटा जा सकता है। पहला आप लिख लीजिएगा, पहला राजनीतिक इतिहास का चरण। क्या? राजनीतिक इतिहास का चरण। दूसरा तत्कालीन घटनाओं तथा आदर्शवाद का प्रभाव। क्या? दूसरा तत्कालीन घटना थी ना, आदर्शवाद का प्रभाव था। ठीक है। तीसरा है कानूनी संस्थागत चरण। चौथा है समसामयिकी चरण। ठीक है, इस तरह ये आपका प्रश्न इससे तैयार हो गया। ठीक है, पहला को आप लोगों को काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते प्रिय स्टूडेंट। आपका देखिए उसके बाद नेक्स्ट है आदर्शवाद नहीं सॉरी अंतरराष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद सिद्धांत की विवेचना करें, या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्शवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, या आदर्शवाद के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए, या इस टाइप से भी पूछ सकता है कि आप आदर्शवाद की सिर्फ वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आदर्शवाद किसको कहते हैं। आदर्शवाद किसको कहते हैं? तो आदर्शवाद उसको कहते हैं जो एकदम ये बोलता है कि पूरा विश्व ऐसा हो जहां किसी प्रकार का कोई युद्ध का स्थान ना हो। क्या? आदर्शवाद नैतिकता की बात करता है। क्या? नैतिकता की बात करता है। नैतिकता मतलब शांत स्वभाव रहने की बात करता है, शांत स्वभाव रहने की बात करता है। प्रिय स्टूडेंट, बोलता है कि शांति बनाए रहे। ठीक है, वो अहिंसा व नैतिकता पर टिका होता है। ठीक है, क्या? अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता, उस पर टिका होता है। ठीक है, और ये टिका होता है, ये शांति की स्थापना की बात करता है, ये नैतिकता पर टिका होता है। अंतरराष्ट्रीय आदर्शवाद यानी आदर्शों पर चलने की बात करता है। प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, अगर बोल दे कि आदर्शवाद इसका वर्णन करे, इसका सिद्धांत का वर्णन करे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी, और इसका संबंध किससे है? तो आप लोग एक सरल शब्दों में रखिएगा, इसका संबंध है क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आप ये आदर्शवाद से ही ले सकते हैं। आदर्श की क्या होना चाहिए, लड़ाई होता है कि नहीं, इसलिए आदर्श पे ही संबंधित रहता है। ठीक है, और बात करता है कि जो है आदर्श, ये बात करता है आदर्शवाद कि विश्व न्याय हो, विश्व में न्याय की व्यवस्था हो, शांति कैसे स्थापित किया जाए। क्या? न्याय की व्यवस्था हो, शांति कैसे स्थापित किया जाए। मानव स्वभाव बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। क्या बोलता है? मानव स्वभाव होता है बहुत सहयोगी प्रवृत्ति का। ये आप लोग को पॉइंट बता रही, पॉइंट को आप लोग को डील करना होगा, इसलिए आप लोग को समझा रहे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, क्या? एक बार फिर से पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पहला विश्व न्याय हो यानी विश्व में पूरे न्याय की बात करता है। दूसरा पॉइंट है शांति कैसे स्थापित किया जाए, तो आदर्शवाद के द्वारा शांति स्थापित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है मानव स्वभाव बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। बोलता है कि मानव स्वभाव है अच्छा होता है, सहयोगी होता है, दूसरे की भलाई की बात करता है, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब पहलू है। बोलता है आदर्शवाद क्या बोलता है? युद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे खराब पहलू है। युद्ध किसी भी आदमी को, किसी भी देश को कभी भी नुकसान हो सकता है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए। आप लोग को पॉइंट समझा रहे, आप लोग को डील कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पूरे विश्व में समाज को इस प्रकार से संगठित करना होगा कि युद्ध पर विराम लग सके। क्या? पूरे विश्व और पूरे समाज को इस प्रकार से संगठित यानी जमा करना होगा कि युद्ध में विराम लग सके, ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी देश की हानि ना हो। ठीक है, ये आपकी ये इसका आदर्शवाद की ये आप बता रहे, इसका जो होता है ना, इसका मतलब और इसका क्या, इसका मेन मोटो क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, और बात करें इनके विशेषता में आप लिख सकते हैं नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। ठीक है, पहला। दूसरा शांति नैतिकता व आदर्श विश्व सरकार की स्थापना की बात करता है। ठीक है, देखिए आप लोग को उस काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूरे विश्व में हो रहे हथियारों को होड़ को समाप्त किए जाने पर जोर देता है। बोल रहे कि पूरे विश्व में जो हथियार की होड़ है, एक से एक हथियार बन रहे हैं, एक से एक परमाणु बम बन रहे, अणु बम बन रहे, इस पे ये बोलता है कि इसको समाप्त किया जाए, समाप्त करने पर जोर देता है। किसी भी प्रकार के मुद्दों, किसी भी प्रकार के जो युद्ध होता है
युद्ध में सहयोग और मानव कल्याण के आधारित पर बोलता है कि जो युद्ध है ना, युद्ध होता है वो कभी ना कहीं हानिकारक होता है, इसलिए युद्ध को समाप्त करने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य सामान्य प्रकृति का विवाद। फिर नेक्स्ट समान प्रकृति का विवाद इसलिए बोलता है क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि समान प्रकृति का विवाद होते रहता है। नेक्स्ट है वार्ता सहयोग द्वारा विवाद को हल किया जाता है। क्या बोलता है? वार्ता द्वारा, हम सहयोग द्वारा किसी विवाद को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, ये आपका आदर्शवाद हो गया। अगर एक सरल शब्दों में लिखना चाहिए तो ये बोल सकते हैं आदर्शवाद एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करता है। आदर्शवाद एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें युद्ध के लिए कोई ना हो और ना ही विषमता और ना ही अत्याचार के लिए कोई स्थान। क्या? इसमें युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो, विषमता के लिए कोई स्थान ना हो, अत्याचार के लिए कोई स्थान ना हो। उसमें यह विश्वास प्रकट किया है, और उसने यह विश्वास कौन? आदर्शवाद ने यह विश्वास प्रकट किया है कि मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, शिक्षा, विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्ता, लोलुपता और जो सत्ता है सत्ता को अधिक से अधिक पाने के लिए संघर्ष ना करेगा। ठीक है, आदर्शवाद है वो आदर्शवाद भविष्य के जो आदर्शवाद होता है वो भविष्य के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना करता है जो शक्ति, राजनीतिक, अनैतिक और हिंसा से सर्वप्रथम मुक्त चाहता है। क्या चाहता है? शक्ति से मुक्त चाहता है, अनैतिकता से मुक्त चाहता है, हिंसा से मुक्त चाहता है। ये आदर्शवाद का कहना है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करें। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे स्टूडेंट। इसलिए आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग को ना किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट कि जे मॉर्गनथाउ के या अर्थातवादी सिद्धांत का समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, ये बोला गया प्रिय स्टूडेंट। जो नेक्स्ट है तो इसमें बोल सकते हैं कि यह अर्थातवाद क्या कहता है प्रिय स्टूडेंट। तो यह अर्थातवाद ये कहता है कि आप इसका मतलब एक सरल शब्दों में बोले तो यह अर्थातवाद का कहने का मतलब है संघर्ष। ठीक है, ये संघर्ष की बात करता है। क्या आपको बोलेगा कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यह अर्थातवाद सिद्धांत का व्याख्या करें। ठीक है, या जे एस मॉर्गनथाउ के अनुसार यह अर्थातवाद सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण करे। ठीक है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है तो यह अर्थातवाद होता है कि यह अर्थातवाद द्वितीय के दौरान मुसोलिनी और हिटलर के उदय के बाद इस सिद्धांत को बल मिला। क्या? मुसोलिनी था और हिटलर था, उसके उदय के बाद इस सिद्धांत को बल मिला। किसको? आपको यह अर्थातवाद को बल मिला। हिटलर और मुसोलिनी के आक्रमण नीति और विस्तारवादी अभिवृत्तियों से शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर बल देना शुरू किया। क्या? हिटलर है वो विस्तारवादी अभिनीति और शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर बल देना शुरू किया, और यह अर्थातवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। बोलता है शक्ति, शस्त्र, युद्ध मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यह विचारकों का समूह है, और बोलता है यह विचारकों का समूह है जो सुरक्षा और शक्ति को अपने चिंतन सामग्री का घटक मानता है। क्या? सुरक्षा के लिए उस शक्ति को अपने चिंतन सामग्री का घटक मानता है। कोई भी आदमी चाहेगा हमारे ऊपर हमला हो तो हम अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग करेंगे। यह व्यक्ति के इस विश्वास पर आधारित है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। और बोला जाए कि दूसरे लोग चाहेंगे कि हम आपको नष्ट करने की प्रयास, जैसे घर घर में झगड़ा होता है तो इसलिए झगड़ा होता है कि संघर्ष बनी हुई रहती है। ठीक है, इसलिए चाहता है उसको नष्ट करने की प्रयास करते हैं, इसलिए इस पे संघर्ष के और ज़्यादा एक लाइन में समझिए यार था संघर्ष के और इस पर ध्यान रहता है, और दूसरे लोग सदा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उसे अपनी रक्षा के लिए दूसरे को नष्ट करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। और इसलिए इसमें बोलते हैं कि दूसरे को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरे को बर्बाद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं प्रिय स्टूडेंट। अगर इसका पॉइंट में देखें तो पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का संचालन वस्तुनिष्ठ नियमों से होता है।
कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय का संचालन वस्तुनिष्ठ नियमों से होता है, जो सही है उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि अपने हित को सबसे पहले देखता है। क्या यह अर्थातवाद है, वो अपने हित को सबसे पहले देखता है कि उसका हित क्या है। ठीक है, और ये पूर्ति करना चाहता है उसको। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित को राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, और राष्ट्रीय हित है ना, जो राष्ट्र हित है उसको राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र हित परिवर्तनशील होता है। क्या राष्ट्र हित परिवर्तनशील होता है, समय के साथ बदलाव होता रहता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसका शक्ति बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, समय के अनुसार वो परिवर्तनशील रहता है, समय के अनुसार घटते बढ़ते रहता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है विवेक से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें विवेक से अमूर्त यानी इसमें नियमों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को लागू नहीं किया जाता था, जो विवेक पर आधारित होंगे उस विवेक से निर्णय लिए जाते हैं। हम पुराने सिद्धांतों को लेकर नहीं चलते, पुराने रीति रिवाज को लेकर नहीं चलते, जो विवेक है विवेक के अनुसार उस निर्णय को लिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रों के नैतिक मूल्य तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य दोनों अलग चीज है। क्या तो बोल सकते हैं राष्ट्रों के नैतिक मूल्य तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य दोनों अलग चीज हैं। मतलब ये होता है नैतिक मूल्य मतलब राष्ट्र हित के बारे में सोचता है, और सार्वभौमिक मतलब शांति और सहयोग की बात करता है फिर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र स्वतंत्र है। ठीक है, और राजनीतिक क्षेत्र स्वतंत्र है। बात करें तो राजनीतिक के बातों को रखकर किसी भी निर्णय को ले सकते, और किसी भी निर्णय को राजनीतिक क्षेत्र की बातों को लेकर हम किसी भी निर्णय को ले सकते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें और भारत में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन बताएं। ठीक है, तो ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष क्या है, इनके विशेषताओं का वर्णन करें, और यह क्या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है इसकी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें दो बन सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या है, इनकी विशेषता बताएं, या क्वेश्चन एक तरह से पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष अभी भी इसकी प्रासंगिकता है वर्णन करें। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष ये बोलता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें दो देशों का प्रभाव था। जब क्या दो देशों का प्रभाव था, एक तरफ सोवियत संघ के था, एक तरफ सोवियत संघ के था, एक तरफ आपका अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका का था। तो ये दोनों इसमें अफ्रीका के अक्सर देश जो उदय हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये सोवियत संघ चाहता था कि जितने स्वतंत्र देश है ये इसमें शामिल हो जाए, और ये अमेरिका चाहता था कि जितने स्वतंत्र देश है हम में शामिल हो जाए। लेकिन भारत ने किसी प्रकार का यानी ना इस गुट में शामिल हुआ, ना अमेरिका में शामिल हुआ, ना सोवियत संघ में शामिल हुआ, किसी प्रकार का किसी में शामिल नहीं हुआ, और किसी प्रकार किसी में शामिल नहीं हुआ, और वे स्वतंत्र रूप से अलग ही रहे प्रिय स्टूडेंट। क्या स्वतंत्र रूप से वो अलग रहे, किसी प्रकार के किसी गुट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जान रहे थे अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फिर ये कमी रह जाएगी, हम फिर एक स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से हम किसी प्रकार का वार्ता नहीं कर पाएंगे, संधि नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गुट निरपेक्ष का मतलब हम सरल शब्दों में आप लोग को समझाएं तो गुट निरपेक्ष मतलब होता है किसी देश द्वारा बनाए गए गुट या संगठन में भाग ना लेना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, किसी देश द्वारा बनाए गए गुट या संगठन में भाग ना लेने की गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुट निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, गुट निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, गुट प्लस निरपेक्षता। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जाने दो, जिसका अर्थ होता है गुट का मतलब होता है संगठन और निरपेक्षता का मतलब होता है शामिल होना। गुट का मतलब संगठन और निरपेक्षता का मतलब होता है शामिल होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, और गुट निरपेक्ष है उसका आपका द्वितीय विश्व युद्ध के सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें दो लोगों का ही वर्चस्व था, उसमें फिर आप लोग का दो लोग का वर्चस्व था, और जो क्या बोलते हैं भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, वो किसी विश्व के सारे देश गुट में शामिल हो रहे थे, उसको गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। कौन सारे देश शामिल होते, कुछ देश क्या यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, ये गुट निरपेक्ष की नीति अपनाए। ठीक है, अगर इनकी विशेषता की बात करें तो जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर आधारित हो, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, जो
जो किसी भी महाशक्ति में शामिल ना हो और वे उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, अपने अपने सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दो। जो गुट निरपेक्ष है, किसी भी देश के साथ शामिल नहीं होगा, ना अपने देश में सैनिक शक्ति स्थापित करने देगा, ना कुछ करने देगा, ना कुछ करने देगा। ठीक है। और इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो आप लोग को देख के समझ में आ सकता है कि अभी इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं। इसे बोल सकते हैं कि स्वतंत्र नीति का पालन होना चाहिए, शीत युद्ध को कम उस समय कम किया जा सकता था और विश्व राजनीति के विवादों को टाला। भारत में गुटनिरपेक्ष नीति का प्रमुख लक्षण है शीत युद्ध के राजनीति का विरोध करना, सैन्य गठबंधन से दूरी बनाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना और सशस्त्रीकरण पर बल देना। ये गुटनिरपेक्ष का अहम प्रासंगिकता है और इसके आधार पर बोल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष की अभी प्रासंगिकता है। ठीक है, अभी भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग का है शक्ति प्रबंध क्या है और इसके सहयोगात्मक सुरक्षा का वर्णन करें। ठीक है, शक्ति प्रबंध क्या है? शक्ति प्रबंध आप लोग का शक्ति प्रबंध बोल सकता है या शक्ति क्या? ठीक है, एक लाइन में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति क्या होता है कि अब मेरे ऊपर किसी देश का, किसी भी आदमी का मेरे ऊपर वर्चस्व ना हो, उसे शक्ति कहते हैं। या इस तरह बोल सकते हैं कि हम किसी आदमी पर वर्चस्व कायम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उस आदमी को अपने गुट में शामिल कर रहे हैं, तो उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, सहयोगात्मक सुरक्षा, इसमें देखिए दो शब्द है, सहयोगात्मक सुरक्षा। सुरक्षा मतलब कि अपने आप को सुरक्षा। ठीक है, हमको शक्ति से सुरक्षा करना है। ठीक है, और एक सहयोगात्मक आनी सभी चीजों से सुरक्षा, आनी सभी चीजों सुरक्षा होना चाहिए, चाहे वो लड़ाई से हो, झगड़ा से हो, वातावरण से हो, पर्यावरण से हो, प्रदूषण से हो, वो सभी प्रकार की सुरक्षा की बात करता है सहयोगात्मक। ठीक है, यानी सहयोग सभी प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, यानी सहयोगात्मक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, और सुरक्षा मतलब सिर्फ सुरक्षा। इस तरह ये आपका हुआ। ठीक है, और आपका ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का क्या अर्थ है, इसके सीमाएं को स्पष्ट करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति का क्या अर्थ है? जब हम किसी देश के साथ, मान लीजिए एक देश ये है, एक देश 1 और 2, जब इस देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। वह चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक के क्षेत्र में हो, ठीक है, वो किसी प्रकार का हो, या सैनिक हो, किसी प्रकार के शक्ति जब स्थापित करते हैं ये होता है। इनकी सीमाएं क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शक्ति की सीमाएं क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि अब भौगोलिक क्षेत्र में इसकी सीमाएं लिमिट किया गया हो, प्राकृतिक क्षेत्र में जनसंख्या, तकनीकी, राष्ट्रीय चरित्र, नेतृत्व, कूटनीतिक, सैनिक तैयारी, क्योंकि इस सब ये हमारे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति का सीमाएं, और ये कहीं ना कहीं इसको बाधित करता है। ठीक है, ये हो गया। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट निशस्त्रीकरण क्या और शस्त्र नियंत्रण में अंतर। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण आप जान रहे हैं कि शस्त्रों, जो हमारे पास शस्त्र है उसके होड़ को समाप्त करना, कम करने की बात करते हैं। ठीक है, और ये आप लोग को जो शस्त्र है ना, उसका तात्पर्य है कि जो शस्त्र हमारे पास, जो हथियार है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, समाप्त किया जाए और किसी प्रकार का हथियार नहीं हो। ठीक है, निशस्त्रीकरण के प्रकार दे देगा तो सामान्य, व्यापक, गुणात्मक, मात्रात्मक, 4 प्रकार। सामान्य में होगा निशस्त्रीकरण, सभी देश मिलकर निशस्त्रीकरण के प्रति समझौता करेंगे, जैसे 1932 में नियंत्रण सम्मेलन हुआ था। व्यापक में करेंगे, इसमें सभी प्रकार के शस्त्रों पर रोक लगाना होगा। गुणात्मक में करेंगे, इसमें विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम करने का प्रयास किया जाता है। और मात्रात्मक किसी प्रकार के अस्त्र या सेवाओं की संख्या में प्रतिबंध किया जाता है। ठीक है, निशस्त्रीकरण यानी किसी भी प्रकार के हथियार है उससे समाप्त किया जाएगा। और शस्त्र नियंत्रण का मतलब जो हथियार बना रहे हैं और जो आगे बनाने वाले हैं उसको धीरे धीरे कर में कमी किया जाए। निशस्त्रीकरण यानी समाप्त करने की बात करता है प्रिय स्टूडेंट। और जो शस्त्र नियंत्रण होता है वो होता है कि धीरे धीरे करके इसे समाप्त किया जाए, या कोई भी नए हथियार बनाने नहीं दिया जाए। इस तरह ये आपका पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आपका एक्सटर्नल एग्जाम का जो क्वेश्चन आने की संभावना, उस क्वेश्चन को समाप्त किया। अब हमारे पेपर नंबर 7 का प्रश्न आप लोग को बताएंगे और काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद।